नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विकसित भारत एट 2047 का रोड मैप किया जाएगा तैयार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में 8 सेक्टर पर रहेगा फोकस। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। 3 सत्रों में अलग अलग क्षेत्र की मशहूर हस्तियां लेंगी भाग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के बीच भ्रष्टाचार समाप्त करने के भारत के प्रयासों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर हैदराबाद में आयोजित योग महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी समारोह में भी शामिल। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 21 जून को मुख्य समारोह जबलपुर में किया जाएगा आयोजित। आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कल गुजरात और चेन्नई होंगे आमने सामने। गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 62 रनों से दी शिकस्त। शुभमन गिल ने शतक लगाया जबकि मोहित शर्मा ने झटके 5 विकेट। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में खेलेंगे अपने मुकाबले। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग से, जबकि एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया के अदीनाता से भिड़ेंगे। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आज नई दिल्ली में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका रखा गया है। गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रगति मैदान में दिन भर चलने वाली इस बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें विकसित भारत एट 2047 एमएसएमई पर विशेष ध्यान, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति जैसे विषय शामिल हैं। इस बैठक की तैयारी के रूप में दूसरा मुख्य सचिव सम्मेलन बीते जनवरी में आयोजित किया गया था, जहां इन विषयों पर व्यापक चर्चा की गई थी। गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में आयोजित की जा रही है। और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में 26 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है जो 2019 में फिर से सत्ता में आई। इन 9 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखा है। जन कल्याण, निर्णायक शासन प्रदान करने, देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर देश का कद बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर आयोजित डीडी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि सम्मेलन में 3 सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड, जन जन का विश्वास और युवा शक्ति गैल्वेनाइजिंग इंडिया आयोजित किए जाएंगे। पहला डिस्कशन सेशन इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिस तरह पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत गतिमान हुआ है, उसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी।
दूसरे सत्र का थीम होगा जन जन का विश्वास। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में हुई प्रगति और भविष्य की अपेक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। तीसरे सत्र में चर्चा का विषय भारत की युवा शक्ति होगी। इस सत्र में युवा वर्ग किस प्रकार से राष्ट्र की प्रगति की वजह बन रहा है, इस विषय के ऊपर परिचर्चा की जाएगी। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक कॉन्क्लेव विज्ञान भवन में 27 मई को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इनॉग्रल और वैलेडिक्टरी सेशन के अलावा 3 सेशंस होंगे। पूरे कार्यक्रम की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की रखी गई है। इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा और हमारे विभागीय मंत्री जी भी उसमें रहेंगे साथ में। जो हमारा पहला सेशन होगा वो पहला सेशन इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पैनल सत्र होगा वो जन जन का विश्वास थीम पर होगा। आज भारत विश्व में सबसे पॉपुलस राष्ट्र बन चुका है और हमारे देश की आधे से अधिक आबादी जो है वो अभी युवा श्रेणी की आबादी है। तो इस युवा शक्ति के संबंध में जो हमारा है वो तीसरा सत्र रहेगा। और वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। G20 देशों ने प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया। नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नीरज सिंह हमारे सहयोगी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर क्योंकि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से नकेल कसने की जो बात लगातार सामने आई थी वो भी अब कहीं ना कहीं उस पर और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा पकड़ देखने को मिलेगी। क्या रूपरेखा आगे की रखी गई है और किस तरह से आगे की कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक सहमति बनती हुई प्रतीत हो रही है करप्शन को लेकर के। किस तरीके से जो करप्शन है वो तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए एक बड़ा खतरा है और जिसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो आम लोगों पर पड़ता है। आम लोगों की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन की जो भेंट है वो चढ़ जाती हैं। तो इस बात पर करीब करीब G20 कि जितने भी देश यहाँ पर पहुँचे थे वो सहमत होते दिखाई दिए कि भारत सरकार ने पिछले 9 सालों में जिस तरीके से करप्शन के ऊपर काम किया, करप्शन को रोकने के लिए जिस तरीके के कदम उठाए मोदी सरकार, करप्शन पर प्रहार करने के लिए जिस तरह की नीतियाँ लेकर आ रही है, तो उससे जो सहमति है वो दिखाई देती है। और ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हम लोगों के लिए एक मौका है, क्योंकि अगर G20 के देश भारत की इन योजनाओं या भारत के जो कदम हैं उस पर अगर सहमति दिखाते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करप्शन को लेकर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। क्योंकि G20 की अगर बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा G20 के पास है और उस समय आर्थिक अपराध पर लगाम लगाना कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता होगी। यही कारण है कि दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने कई लोगों से बात भी की गौरव, उन लोगों का भी ये कहना है कि एक बड़ा इशू है करप्शन पूरी दुनिया के सामने और जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं या मुल्क हैं वो प्रभावित होते हैं और बड़ा जो अपराध है वो आर्थिक अपराध के रूप में तेजी से उभर रहा है। तो अगर उस पर लगाम लगा दी जाएगी तो न केवल देश के लोगों के लिए फ़ायदा होगा बल्कि जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसमें भी एक सकारात्मक जो रोल है वो प्ले करेगा। तो यही वजह से ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और G20
कि 90 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 के तमाम डेलीगेट्स हैं। इसके अलावा 10 कंट्रियों को इनवाइट किया गया है और इसके अलावा 7 इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा मंच है और भारत की नीतियों की सराहना ये मंच कर रहा है। तो आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है करप्शन को लेकर G20 और पूरी दुनिया में। नीरज, सख्त कानून बनाने पर भी लगातार यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। किस तरह से जो सख्त कानून हैं उनको बनाया जाएगा, किस तरह की उनकी रूपरेखा होगी और कैसे जो इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ने के बाद उन पर और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा रखी गई है? देखिए, बिल्कुल सख्त कानूनों की दरकार है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से भारत के अंदर मोदी सरकार ने इतने सख्त कानून इस करप्शन को लेकर आए हैं। आप देखें, तमाम जो आर्थिक भगोड़े इस समय विदेशों में बैठे हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया गया और जहां जहां से पैसा वो लेके भागे उन बैंकों तक उस पैसे को पहुंचाया गया। यही वजह है कि आप अगर देखें कि अगर सख्त कानून रहेगा तो एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भागने वाले जो आर्थिक अपराधी हैं उन पर शिकंजा कस पाएगा। इसके अलावा विदेशों में भी आपने देखा होगा कि हमारी जांच एजेंसियों ने उनकी संपत्तियों को जब्त किया है। तो ये बताता है अपने आप में कि जो सख्त कानून है वो कहीं ना कहीं इन आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम है। और यही वजह है कि अगर दुनिया के तमाम मुल्क भारत जैसे कानून या कह सकते हैं कि भारत जैसी नीतियों को लेकर आगे चलते हैं तो आर्थिक अपराधी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में नहीं भाग सकता है, क्योंकि ये भी अंदेशा बना रहेगा कि अगर वो दूसरे देश में भागेगा तो उसकी संपत्ति दूसरे देश में भी जब्त हो जाएगी। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि लगाम इन आर्थिक अपराधियों पर लगेगी अगर इस तरह के कानून बनते हैं। और ऐसी सहमति दिखाई देती है, उनका भी मानना है G20 में जो डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं कि इस तरह के कानूनों की दरकार है, क्योंकि अभी भी कई सारे देशों में कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से आर्थिक अपराधी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के कानून बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इन पर लगाम लगेगी और एक बड़ी सफलता भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत को मिलेगी, क्योंकि भारत के कानूनों का या भारत के उपायों का अगर G20 के देश समर्थन करते हैं और फॉलो करते हैं अपने देश के अंदर। बिल्कुल नीरज, वैश्विक संरचना की अगर हम प्रगति की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर और ये जो मंथन चल रहा है इसको लेकर कितना बड़ा उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगा जो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा? देख, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच गौरव देखने को ही मिल रहा है। जब हम दुनिया के तमाम मुल्कों के प्रतिनिधियों से जब बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि भारत जिस तरीके से कदम उठा रहा है करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन को लेकर जिस तरीके से लगाम भारत के अंदर लगाई गई है, अगर उसी तरीके से लगाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में लगाई जाए, उसी तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों में उनकी जो संपत्तियां हैं उसको जब्त किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। और ये पूरी दुनिया के लिए भी एक पॉजिटिव होगा कि इतने सख्त कानून बना दिए जाएं कि कोई भी आर्थिक अपराधी इस तरह का अपराध कर ना पाए, और अगर अपराध करता है तो न केवल उसकी उस तमाम संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए बल्कि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा भी दिलाई जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक और लगातार भ्रष्टाचार पर और ज़्यादा नकेल कसने के लिए और कानून बनाने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है और उसी पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में आज योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी भी समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
कहा कि अगले महीने की 21 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाए जाने वाले भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सिकंदराबाद योग महोत्सव मंच तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की भी घोषणा की। सबको मालूम है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग एंड योगा बाइंड्स ऑल, सबको जोड़ने का काम करता है योगा ने। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम रखा था, योग फॉर ह्यूमैनिटी, और इस बार फिर से 9th एडिशन ऑफ योगा को दुनिया में सफल बनाने के लिए थीम रखा गया है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और वहीं तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने महिलाओं से अनुरोध किया है कि वो अपनी दिनचर्या से योग के लिए समय निकालें। Homemakers also should take yoga in their mind, that you should allot time for that. Don't tell that we don't have time for yoga. Even during the cooking, some few minutes you can spare and do some yoga. दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गरज चमक के और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बीते कई दिनों से यहां के लोग गर्मी से परेशान थे, जहां पारा 45 के पार तक रहा। आज हुई बारिश ने मौसम को बदल दिया है और इससे तापमान में अच्छी खासी कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अगले 2 से 3 दिन दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास रुक रुक के हल्की बारिश होने और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अब बात भारतीय रेल की। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सबसे जरूरी होती है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर देते हुए सभी राज्यों में रेल, हवाई, सड़क के विस्तार को प्राथमिकता दी, खास तौर पर उन सीमावर्ती राज्यों पर जहां आजादी के बाद से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी भारतीय रेल का विस्तार किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रही 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की, जो उत्तराखंड में आवागमन के लिए नए अध्याय की शुरुआत करेगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की उत्तराखंड से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के साथ साथ देश के विभिन्न जगहों से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें जल्द ही सड़क की जगह रेल से इन दोनों देवस्थल तक पहुंचने का सस्ता और सुरक्षित माध्यम मिलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रहे 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का, जिससे न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि यात्रा भी सुगम होगी। इस रेल प्रोजेक्ट के बन जाने से अगले 2 वर्षों में ट्रेन से ऋषिकेश से 4 घंटे में यात्री कर्णप्रयाग पहुंच सकेंगे, जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दूरी काफी कम है। अब इस सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में तकरीबन 1 दिन का समय लग जाता है, लेकिन इसके बन जाने से आप दिल्ली से ये दोनों जगहों पर रेल से 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को और उत्तराखंड के 5 प्रयाग तक यात्रियों को सुविधाजनक रेल यात्रा मुहैया कराने में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से जारी है। तकरीबन 125 किलोमीटर की इस परियोजना का काम 10 पैकेजों में किया जा रहा है और करीब 50% काम पूरा भी हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज रिलीजियसली दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पे एक 125 किलोमीटर लंबी टनलिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 105 किलोमीटर टनल है, बाकी जो है 20 किलोमीटर ओपन एरिया है। ओपन एरियाज में आपके
स्टेशन यार्ड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक मेन टनल है और एक एस्केप टनल है। मेन टनल में आपकी ट्रेन ट्रैवल करेगी और एस्केप टनल में इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कोई भी इक्विपमेंट जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया या कुछ हो गया, हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये जो मेन टनल है हमारे पास में पैकेज 1 में 10.85 किलोमीटर्स की है और ये जो है हमारा भी काम जो है अच्छा प्रगति पे चल रहा है। Material for the excavation, so the challenge is to find the right solution every day for the right excavation, because we have to create the pre-support that permit us to go ahead with the excavation in a safe condition. इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक रखा गया है, जिस पर 100 किलोमीटर की गति से ट्रेनों का आवागमन हो सकेगा। योग नगरी ऋषिकेश तक पहले से ही रेल लाइन है, इसलिए कर्णप्रयाग तक देश के विभिन्न शहरों से ट्रेन और मालगाड़ियां भी पहुंच सकेंगी। इस रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2020 में शुरू हो गई थी। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं, जिनके नीचे सुरंग बनाना और पटरी बिछाना एक जटिल कार्य था, लेकिन भारतीय रेल ऑस्ट्रियन तकनीक के जरिए इसे बना रही है, जो इतनी मजबूत होगी कि बड़े से बड़े भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मजबूत इतनी कि उसकी उम्र 100 वर्षों तक की होगी। टनल अगर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी जो टनल की डिजाइन लाइफ है ये 100 ईयर है, और ये आपने पहाड़ के अंदर बनाई है जो इसको हम बना रहे हैं, तो ये प्रूवन डिजाइन और प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये टनल से अपने कंट्री में तो चलो लेट से बनना शुरू हुई, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज का यूरोप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे टनलिंग पे बहुत काम हुआ है। टनल हमारा इसकी जो डिज़ाइन है वो प्रूवन डिज़ाइन है, एक बार हमने बनाई और हमने इसी के लिए यहाँ पे जो कंसल्टेंट रखे हैं वो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के कंसल्टेंट हैं जो इस पैकेज में लगाए गए। उसका रीज़न यही जो आपने बताया कि हमारे हिमालयन के जो माउंटेन्स हैं यंग हैं। 16,500 करोड़ की लागत से इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और औली पहुंचना आसान होगा। ऋषिकेश में पहला रेल मार्ग सुरंग 10.85 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 16 सुरंगें हैं, जिनमें सबसे बड़ी सुरंग 14.5 किलोमीटर लंबी होगी, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग। सभी सुरंगों के साथ स्कैप सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड में यह रेल लिंक न सिर्फ औद्योगिक विकास का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को मजबूती देने के साथ साथ देवस्थलों तक श्रद्धालुओं की भी पहुंच को आसान बनाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है वो रही है पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने की, मजबूत करने की। इस दिशा में चाहे रेल हो, सड़क हो, हवाई हो या जल मार्ग हो, इन सब पर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पूरे देश में लगातार जारी है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो कि 125 किलोमीटर का खंड है, इस पर रेल दौड़ाने की जो है मोदी सरकार की तैयारी है 2025 तक। सिस्मिक जोन 4 के अंदर है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, लेकिन इस टनल को, इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है भारतीय रेल द्वारा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो है एक काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा इन पहाड़ी राज्यों में, यहाँ पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, ऋषिकेश। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक एक रूसी मिसाइल के हमले में पूर्वी यूक्रेन के शहर डिप्रो के एक क्लिनिक में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त क्लिनिक की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें घटनास्थल पर अग्निशमन कर्मी दिखाई दे रहे हैं और इमारत से धुआं निकल रहा है। यूरोपीय संघ ने बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती की अनुमति देने के लिए रूस और बेलारूस के बीच हुए एक समझौते की निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ वेरोल ने एक बयान में कहा है कि इस निर्णय ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है। यूरोपीय संघ ने बेलारूसी अधिकारियों से यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामकता के युद्ध के अपने समर्थन को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया।
अमेरिकी ऋण डिफॉल्ट की समय सीमा 1 जून से बढ़ाकर 5 जून कर दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने संघीय ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस 5 जून तक 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा में वृद्धि नहीं करती है तो सरकार डिफॉल्ट हो जाएगी। सांसदों को लिखे अपने नवीनतम पत्र में येलेन ने कहा है कि उनके विभाग का अनुमान है कि अगर सांसद अमेरिकी ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने में विफल रहते हैं तो 5 जून तक नकदी का संकट खड़ा हो जाएगा। इससे पहले येलेन ने कहा था कि एक डिफॉल्ट संभावित रूप से 1 जून की शुरुआत में हो सकता है, लेकिन अब 5 जून को सटीक समय सीमा के रूप में चिन्हित किया है। 5 सदस्यीय टेक्सास हाउस जनरल इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश करने के लिए मतदान किया कि टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन पर महाअभियोग लगाया जाए और एक धनी राजनीतिक दाता को अनुचित तरीके से सहायता करने के लिए पद से हटा दिया जाए। महाअभियोग के मिली धमकी के बाद केन पैक्सटन अपने आलोचकों के खिलाफ जमकर बरसे और कहा कि उन्हें पद से हटाना राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके डेमोक्रेटिक एजेंडे के लिए एक उपहार होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी केन पैक्सटन पर उनके साथी रिपब्लिकन ने कार्यालय के दुरुपयोग, आपराधिक आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पैक्सटन ने रिपब्लिकन सहित सदन के सदस्यों पर अवैध महाभियोग योजना की साजिश रचने का आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झांगी को मात दी थी। सिंधु ने मुकाबले को 3 गेम में 21-16, 13-21, 22-20 से अपने नाम करके अंतिम 4 में प्रवेश किया था। इस मुकाबले को जीतने में सिंधु को 1 घंटे से अधिक का समय लगा। और वहीं जबकि एसएस प्रणॉय आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के आदिनाथा से भिड़ेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणॉय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के क्वेंटा निशिमोटा से उन्हें हराने में सफलता पाई। वहीं भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 25-23, 18-21, 21-13 से अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में प्रतिभाग कर रहे सभी खिलाड़ी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे इन आयोजनों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने यहां की गई व्यवस्थाओं की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजन प्रतिभा को निखारने और संवारने का एक बेहतर मंच है। विकास हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, किस तरह से अब की बार की ये तैयारियां की गई हैं और साफ तौर पर अब की बार का ये जो कंपटीशन है वो किस लेवल पर जाकर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण चल रहा है और ये तीसरा संस्करण हम कह सकते हैं कई मायनों में उत्तर प्रदेश ने जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की हैं, उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। यहाँ के 4 जनपदों में आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जनपदों में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें सरकार ने पूरी अपनी मशीनरी लगा दी है और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, और सरकार का ये लक्ष्य है कि जो देश भर से खिलाड़ी आए हुए हैं, तकरीबन 4700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहेंगे अपने आप में खेलों का एक कुंभ कह सकते हैं इसे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं। और सरकार का ये लक्ष्य है कि जब उत्तर प्रदेश से वो लौट के जाएं जो है तो उत्तर प्रदेश की अच्छी सुनहरी यादें लेके जाएं। इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके हम देख रहे हैं कि लोग आए हुए सभी प्रतिभागी सराहना कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर खेलों की बात करते हैं तो ये आयोजन निश्चित रूप से यहाँ खेलों में आने वाले समय में एक नई क्रांति पैदा करेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम किया गया पिछले दिनों, खासतौर से डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है और उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को जो सम्मान मिल रहा है, और साथ साथ अगर खेल में आप
अच्छा कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी देने का भी काम किया जा रहा है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है। अब लोगों को अपना भविष्य खेल में नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की गई उसका हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर असर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल विकास साफ तौर पर, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी तमाम तैयारियां कर रखी हैं और पूरे जोश के साथ वो अब की बार मैदान में उतरे हैं, तो देखना होगा कि अब की बार कौन बाजी मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और अब समय हो गया है योग मंत्र का। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार के प्रायोजक